Assalamu alaikum. This is Muhammad Nasir and welcome to Unique Items. FPSC 2018 बैच 2 के पेपर में से ये पेडागोजी MCQs का पार्ट 2 प्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये पेपर है FPSC का पार्ट 1 में ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुका हूँ। मजीद ये कि TGT के कंप्लीट पेडागोजी नोट्स के लिए और पास पेपर्स के लिए और इंग्लिश के नोट्स के लिए भी आप ये दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टेप 2 इन क्लिनिकल सुपरविजन इज, जो क्लिनिकल सुपरविजन है उसका दूसरा स्टेप कौन सा है? एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, सुपरवाइजरी कॉन्फ्रेंस, नन ऑफ दीज। तो जो क्लिनिकल सुपरविजन होती है, सबसे पहले हम देखते हैं कि वो होती क्या चीज है। तो क्लिनिकल सुपरविजन इज अ मेथड ऑफ सुपरविजन वेयर द सुपरवाइजर इज इन्वॉल्व विद द टीचर इन अ क्लोज हेल्पिंग रिलेशनशिप, यानी कि एक हेल्पिंग रिलेशनशिप में रहता है एक सुपरवाइजर एक टीचर के साथ, और आइडियाज आर शेयर्ड एंड हेल्प इज गिवन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द टीचर्स एबिलिटी। तो बेहतरी के लिए ना हेल्प भी दी जाती है और आइडियाज भी शेयर किए जाते हैं। तो इसके स्टेप्स कौन से होते हैं? इसमें सबसे पहले प्री ऑब्जर्वेशन कॉन्फ्रेंस होती है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी सेशन, और फिर लास्ट में पोस्ट ऑब्जर्वेशन कॉन्फ्रेंस होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो स्टेप 2 है ना वो ऑब्जर्वेशन आ जाता है, तो इसमें भी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि डैश इज अ रेगुलेटरी प्रोसेस डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। यानी कौन सा एक रेगुलेटरी प्रोसेस होता है, यहाँ पे हमने देखना है रेगुलेटरी प्रोसेस। कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, ये कौन सा होता है इसमें से? तो आप ये देख सकते हैं कंट्रोलिंग एक ऐसा मैनेजमेंट का फंक्शन है ना, दैट इज गोल ओरिएंटेड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट प्रोसेस of comparing the actual performance with the set standard of the company to ensure that activities are performed according to the plans, and if not then taking corrective actions। तो ये एक कंट्रोलिंग रेगुलेटरी एक जो है ना प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है, डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन गोल्स टू अचीव स्पेसिफिक, यानी कि गोल्स को अचीव करने के लिए वो डायरेक्शन दी जाती है। रेगुलेटरी प्रोसेस है, इसमें ये क्या है, इसको कंट्रोलिंग कहा जाता है। तो हमारा ए यहाँ पे आंसर आ जाएगा। हाथॉर्न स्टडीज वर कंडक्टेड ड्यूरिंग, हाथॉर्न जो स्टडीज हैं ये कब कंडक्ट की गई, ये ईयर्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो हाथॉर्न स्टडीज है ना ये कंडक्ट की गई थी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ से, एल्टन मायो और फ्रिट्स रूथलिस बर्गर। तो ये 1920s में, तो डेफिनेटली हमारा आंसर 1927 to 32 आ जाएगा। तो इन स्टडीज में क्या डिस्कवर किया गया था, इसमें यह देखा गया था कि इम्प्लाइज टेंड टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्शन, यानी कि इम्प्लाइज अपनी प्रोडक्शन को बेहतर करते हैं व्हेन दे नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, जब उनको पता हो कि उनको देखा जा रहा है ना, तब वो अपनी जो है ना बेहतरी वो करते हैं, प्रोडक्शन अपना काम बेहतर करते हैं। तो ए यहाँ पे आंसर आ जाएगा। एजुकेशनल सुपरविजन मीन्स, एजुकेशनल सुपरविजन का क्या मतलब है? असिस्टेंस इन डेवलपिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक मदद दी जाती है। दैट डिसिप्लिन्स, यानी वो डिसिप्लिन क्रिएट करवाती है थ्रू विच वी कंट्रोल अफेयर्स ऑफ अदर्स, जिसके जरिए हम दूसरों के अफेयर्स को कंट्रोल भी करते हैं। बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एजुकेशनल सुपरविजन क्या है? इज अ टर्म यूज्ड टू आइडेंटिफाई द वर्क ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स इन एजुकेशन। Educational supervisors make sure the educational institution operates efficiently and within the legal requirements and rules। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ये दोनों इसमें सूटेबल जो बात आ जाते हैं, तो बोथ ए एंड बी, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। टॉप मैनेजमेंट वर्क्स ऑन, जो टॉप मैनेजमेंट होती है ना, सुपीरियर जो मैनेजमेंट होती है, तो दैट वर्क्स ऑन स्ट्रेटेजिक प्लान, कॉर्पोरेट प्लान, बजटिंग। तो जो टॉप मैनेजमेंट होती है ना, तो वो क्या करती है? एस्टेब्लिशिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज बनाती है, गाइडलाइंस एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज फॉर प्रोवाइडिंग लीडरशिप एंड डायरेक्शन। तो ये सारे बड़े लेवल के काम ये टॉप मैनेजमेंट ही करती है। तो ये स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होता है, ये टॉप मैनेजमेंट की ड्यूटी में आ जाता है। अ स्ट्रेटेजिक प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, बोथ ऑफ, नन ऑफ, क्या कहा जाता है स्ट्रेटेजिक प्लान को? तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोसेस होता है ऑफ डिफाइनिंग इट्स स्ट्रेटेजी और डायरेक्शन, मेकिंग डिसीजंस ऑन एलोकेटिंग इट्स रिसोर्सेज एंड अटेन, यानी कि सारे जो बड़े बड़े आपके जो गोल्स होते हैं ना, यानी कि प्लानिंग होती है एक बड़े लेवल पे,
ये स्ट्रेटेजिक प्लान कहलाता है। तो ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। तो बोथ ऑफ अबव यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेसेस। प्लानिंग प्रोसेस में पहला स्टेप क्या है? सेट एन ऑब्जेक्टिव, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, डिटरमिनिंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, नन ऑफ द अबव। तो जो प्लानिंग प्रोसेस में जो स्टेप्स होते हैं ना, वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव स्टेब्लिश किए जाते हैं, फिर फर्दर जो है ना क्या क्या इसमें स्टेप्स होते हैं वो आप ये यहाँ से देख सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे ए, सेट एन ऑब्जेक्टिव। ये पहला आपका प्लानिंग में स्टेप आ जाता है। शॉर्ट टर्म प्लान इन एजुकेशन आर जनरली ऑफ। एजुकेशन में जो शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं ना, वो जनरली कितने ईयर के होते हैं? तो ये 1 to 3 ईयर, 3 to 5 ईयर, 5 to 10 ईयर्स। तो ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है ना, ये तकरीबन 12 मंथ्स की या इससे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। ये आपकी डेली, वीकली, मंथली, इवन क्वार्टरली प्लानिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम जो जवाब देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा ए ही जो है ना वो दुरुस्त जवाब बनता है। प्लानिंग एम्स एट क्रिएटिंग एडिकेट डैश सिचुएशन। प्लानिंग के जरिए आप किस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो डेफिनेटली जो प्लानिंग होती है ना, तो दैट इज फॉर फ्यूचर, विच अलाउज यू टू सेट गोल्स। और फिर आप गोल्स बनाते हैं, फिर उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। ये आपको मोटिवेटेड रखती है प्लानिंग। तो हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, प्लानिंग फ्यूचर के लिए। सिस्टमैटिक चेंज इन द मेंटल प्रोसेस दैट अंडरमाइंस ऑल लर्निंग एंड परफॉर्मेंस इज रेफर टू एज। आपके जो मेंटल प्रोसेस में जो सिस्टमैटिक चेंज होती है ना, जिसको आप लर्निंग कह सकते हैं, वो मॉरल डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव या सोशल इमोशनल, कौन सी डेवलपमेंट होती है? आपको पता है मॉरल तो अखलाकी डेवलपमेंट होती है ना, सोशल इमोशनल ये जज्बाती और माशरती एक तरह की आपकी जो डेवलपमेंट होती है इसमें नहीं आती, बल्कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ जाती है। जो मेंटल प्रोसेस होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आपको पता है मेंटल प्रोसेस भी कहते हैं। तो इसी के जरिए बच्चा क्या करता है, यानी कि एक लर्निंग प्रोसेस होता है, कॉग्निशन यानी ब्रेन प्रोसेस होता है बेसिकली ना। स्टडी इन न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी, साइकोलॉजी या न्यूरो साइंस में कॉग्निटिव डेवलपमेंट को स्टडी किया जाता है। तो बी यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी का प्राइमरी एम, बुनियादी मकसद क्या होता है? टू कंट्रीब्यूट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। इसका मतलब ये है ना, यानी कि कंट्रीब्यूट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, यानी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए अपना एक वो किरदार अदा करती है। टू प्रोवाइड एकेडमिक बैकग्राउंड फॉर बेटर टीचिंग, टू प्रोवाइड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशनल रिसर्च। इसमें आप जो नीचे वाले दो ऑप्शन देख रहे हैं ना, तो ये लिमिटेड आ जाते हैं, जबकि ब्रॉड ऑप्शन ये नंबर 1 है। इसमें ओवरऑल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए अपना एक किरदार वो अदा करती है ना एजुकेशन साइकोलॉजी। तो इसका जो साइकोलॉजिस्ट जो काम करते हैं ना, वो क्या करते हैं? स्टडी हाउ पीपल लर्न एंड रिटेन नॉलेज। वो देखते हैं कि लोग इल्म कैसे हासिल करते हैं। तो अप्लाई साइकोलॉजिकल साइंस, वो एक साइकोलॉजिकल साइंस को अप्लाई करते हैं टू इम्प्रूव द लर्निंग प्रोसेस एंड प्रमोट एजुकेशनल सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो वो अपना एक वो किरदार अदा करते हैं। तो इसमें फिर ओवरऑल एजुकेशन की बात आ जाती है। तो ये ए यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है। करिकुलम इज कोर्स, सिलेबस, को करिकुलर एक्टिविटीज, ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। करिकुलम क्या होता है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ना, कोर्स क्या होता है। ये एक यूनिट ऑफ टीचिंग होता है ना, दैट टिपिकली लास्ट 1 एकेडमिक टर्म। ये 6 महीने के लिए, साल के लिए हो सकता है। कोर्स होता है जिस तरह आपका। तो सिलेबस क्या होता है? ये कोर्स में से ही आउटलाइन, एक समरी ऑफ टॉपिक्स होती है बेसिकली ना। मसलन फर्स्ट टर्म का सिलेबस, सेकंड टर्म का सिलेबस, मंथली टेस्ट का सिलेबस, एनुअल एग्जाम का सिलेबस है। इस तरह से को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है ना, आपकी क्लासरूम जो आपकी टीचिंग है उसको फर्दर उसको एड करती है, उसकी और उसमें मदद करती है। इसमें आपकी तकारीर हो सकती है, फंक्शंस हो सकते हैं, कुछ खेल कूद हो सकती है। जो भी एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज होती है ना क्लासरूम टीचिंग से हटके, वो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज आ जाती है। तो करिकुलम क्या है? ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। बच्चा जो चीजें भी सीखता है स्कूल के अंदर रहते हुए, चाहे वो आप क्लासरूम से सीखता है, खेल के मैदान से सीखता है, जहां से भी, तो वो तमाम आ जाती है। करिकुलम एक ब्रॉड चीज है, ब्रॉड डेफिनेशन आ जाती है उसकी। तो ये डी हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। होपफुली आज के लेक्चर से आपको काफ़ी नई मालूमात लाजमी मिली होगी। अगर मिली हुई है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो बहुत शुक्रिया देखने के लिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और पेडागोजी के नोट्स हासिल करने के लिए आप कॉन्टैक्ट जो दिया गया है स्टार्ट में, वहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।
पास पेपर्स इंग्लिश और पेडागोजी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।